So without wasting any of our time, let's quickly revise all the important topics that you can expect in this 2025 board examination और जो लास्ट के 4-5 साल में हमेशा पूछे जाते हैं. So आज हम अभी केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे. क्विकली सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करेंगे. सो सबसे पहले जो चैप्टर है दैट इज आर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. नो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपको देखना है सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऑलवेज रिमेंबर इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल रिएक्टेंट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो रिएक्टेंट साइड में यू विल हैव टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स एंड दीज विल गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट. आपको हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल देखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पे आपके पास कितने रिएक्टेंट्स हैं? 2 रिएक्टेंट्स हैं. जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए विच वन इज कॉम्बिनेशन, विच इज डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So this is one of the example of combination reaction. You can see here टेक्स्ट बुक से ये जो फोटो है यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो आपको एक वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है. सो यू गेट अ वाइट डेजलिंग फ्लेम. इन केस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन पूछा है तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा. आपको वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलेगी एंड देन यू विल गेट अ वाइट कलर पाउडर्ड सब्सटेंस. एंड ये जो व्हाइट कलर पाउडर सब्सटेंस है ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का. अगर यहाँ पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, सो यू विल मेंशन दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मेंशन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. तो जो रिएक्शन है वो है Mg प्लस O2 गिव्स MgO. इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO. दिस इज योर रिएक्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी अगेन सेम चीज हो रही है. वी हैव क्विकलाइन दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं पानी में मिक्स कर रही हूँ, आप देख रहे होगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला. जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में डाला हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नाउ ऑब्जर्वेशन, सबसे मेजर ऑब्जर्वेशन, फोटो देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा बबल्स निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. और ये जो हाथ है ये हाथ टच कर रहा है हमारे कंटेनर को. सो विच मीन्स दैट जो कंटेनर है उसके टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ आप आइडेंटिफाई कीजिए, 1 2 कैल्शियम ऑक्साइड पानी से मिल रहा है, 2 रिएक्टेंट्स हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है विच मीन्स दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होता है. जब भी अगर आपको प्रोडक्ट साइड में हीट दिखता है प्लस हीट, इट शोज दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन reaction. Observation, there will be rise in the temperature. You will see bubbles forming and that bubble signifies that there is rise in the temperature. अभी यहाँ जो स्लेक लाइन मिला है, ये जो स्लेक लाइन है एग्जाम में बहुत बार आया है यहाँ से क्वेश्चन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ है यहाँ से. ये जो स्लेक लाइम है इसको हम यूज करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग. तो जब आप इसे यूज करते हो वाइट वॉशिंग में तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो स्लेक लाइम है इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट है, it reacts with this carbon dioxide present in the air and it forms a compound called calcium carbonate. तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर विल बी इवॉल्व. एंड जो शाइनी अपीयरेंस आता है 1-2 दिन के बाद वाइट वॉश करने के बाद, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट. सो ये यहाँ तक क्लियर हो गया है. ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार, डायग्राम के साथ आया है एज वेल एज स्लेक लाइम के बारे में भी आया है कि जब आप उसे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हो तो क्या रिएक्शन होता है. यू शुड नो दैट ऑल्सो. नाउ you can see here this is an example of a question that has come in 2013, 12 and 2010.
Solid calcium oxide was taken in a container and water was added to it slowly. Write the observation. Observation, heat evolved, temperature rise होगा, heat evolve होगा, and there will be formation of calcium hydroxide in the reaction. Write the chemical equation. Chemical equation हो जाएगा calcium oxide plus water gives calcium hydroxide plus heat. What happens when carbon dioxide is bubbled through lime water? अभी ये जो lime water है, लाइम वाटर से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बबल करते हो तो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है. तो आपका जो लाइम वाटर है इट टर्न्स मिल्की. योर लाइम वाटर स्टार्ट्स टू टर्न मिल्की. नाउ when it is added in small amount it turns milky, but जब हम उसे excess amount में डालते हैं, whenever you add lime water in excess amount, तो basically यहाँ पे ये रिएक्शन होता है. आप देखो, lime water is your calcium हाइड्रोक्साइड. जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ठीक है, यहाँ पे आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का. दिस हैपन्स इन स्मॉल अमाउंट. जब स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है. जब आप लार्ज अमाउंट डालते हो, एक्सेस अमाउंट डालते हो उसके अंदर, तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है और वाटर फॉर्म हुआ है, ये फर्दर रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये एक सॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है. सो इट डिजॉल्व्स इन वाटर एंड जितना भी मिल्कीनेस है वो डिसअपियर होने लगता है. तो इन एक्सेस अमाउंट मिल्कीनेस स्टार्ट्स टू disappear. So this, as you can see, this is a very essential topic. Now next type of reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction जो है वो उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. अभी decomposition reaction में क्या होता है, आपके पास एक रिएक्टेंट होता है. You have a single reactant और ये जो सिंगल रिएक्टेंट है विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, आइदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स. तो आपको यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन द केस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सिंपल चीज़ है, अगर मुझे इस पेन को तोड़ना है, एक पेन है उसको तोड़ना है, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो अगर मैं एनर्जी हीट के फॉर्म में लगा रही हूँ तो इट विल बी नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर एनर्जी लग रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर एनर्जी लग रही है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, देन हम उसे बोलेंगे not thermal, then it will be known as photolytic decomposition reaction. Important है, तीनों के एग्जाम्पल्स आने चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आया है. एंड अनदर थिंग दैट यू शुड नोट हियर इज दैट ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसको हम कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बिकॉज इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी लग रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ sunlight. So that is why it is known as endothermic reaction. So let's see first example. This is the example of thermal decomposition reaction. यहाँ पे जितना भी decomposition हो रहा है it is taking place in the presence of heat. तो आप ये चीज़ें identify करेंगे. Reactant सिर्फ एक है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है. तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट रिएक्शन है हमारा जिसमें हम हीट कर रहे हैं फेरस सल्फेट को. अभी जो फेरस सल्फेट है इसको जब आप हीट करते हो, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर लाइट ग्रीन इन कलर. जब इन्हें हीट किया जाता है तो आपको एक रेड कलर का सब्सटेंस मिलता है विच इज़ योर फेरिक ऑक्साइड. रस्ट का जो कलर होता है, जंग लग जाता है जब भी किसी चीज़ में तो उसका कलर होता है लाल. तो यहाँ पे आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है विच इज़ रेड इन कलर. एंड आपको कुछ गैसेस मिलती हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड. ये जो गैसेस होती है इनका एक गंदा सा स्मेल होता है, सड़े हुए अंडे का, जिसको रॉटन एग स्मेल बोलते हैं. सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ दी सल्फर ऑक्साइड एंड ट्राईऑक्साइड गैसेस.
तो ये जो स्मेल है ये एक ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे दो चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे। पहला, स्मेल आएगा किसका? रॉटन एग का स्मेल होगा। दूसरा, कलर चेंज। ये जो फेरस सल्फेट है, लाइट ग्रीन फेरस सल्फेट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर सब्सटेंस में। सो दिस शोज दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और ये रिएक्शन होगा 2FeSO4 विल गिव यू Fe2O3 plus SO2 plus SO3. Now next example of thermal decomposition reaction is heating of lead nitrate. Very very important reaction. यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको मिलता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा आपको विच इज येलोइश इन कलर, एंड आपको मिलेगा यहाँ पे, आप ऑब्जर्वेशन में देखोगे ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे होंगे। सो दोज ब्राउन फ्यूम्स आर दी फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन dioxide. You will see brown fumes of nitrogen dioxide. Then oxygen will be evolved in the reaction. यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक प्रोडक्ट है, इसको एक रिएक्टेंट है, इसको हीट करेंगे तो आपको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 1, 2 और 3, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज सिंपल. ऑब्जर्वेशन आएगा, आइडेंटिफाई करने को आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड देन they can ask you to write the equation also. If possible, you can write the states of these chemical compounds also, solid, liquid or gases, and try to balance the equations wherever it is possible. Now next type of decomposition reaction is electrolytic decomposition reaction. As you can see here, this is electrolytic decomposition. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यू कैन सी हियर वाटर है एग्जाम्पल. वाटर को हमने ब्रेक डाउन किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला. यू हैव गॉट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1. पिक्चर देख लो. पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो रहा है एट कैथोड और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एट एनोड. प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनोड जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है. सो कैथोड में रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन और एनोड में रिलीज हो रहा है आपका ऑक्सीजन इन द रेशियो, एसेंशियल है, इन द रेशियो ऑफ 2:1. पिक्चर में भी आप देख रहे हो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है दैट इज 2 times मोर देन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड, ऑक्सीजन रिलीज्ड. इज इट क्लियर? सो रेशियो याद होना चाहिए. एंड एनोड में क्या रिलीज होगा और कैथोड में क्या रिलीज होगा, दैट इज वेरी एसेंशियल हियर. एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में. सो यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज कम इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन. नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड. सो कैथोड में एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर, यू आर गेटिंग हाइड्रोजन गैस. कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो नेगेटिवली चार्ज की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव गैस जाएगी विच इज योर हाइड्रोजन गैस, एंड योर एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और इसकी तरफ जाएगी ऑक्सीजन विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस. सो कैथोड में हाइड्रोजन और एनोड में ऑक्सीजन रिलीज होगा. वाई इज वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन दैट ऑफ द अदर? नेम दिस गैस. सो हियर द आंसर इज, बिकॉज आप इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, 2H2O gives 2 hydrogen plus O2. As you can see from the equation, the hydrogen gas and the oxygen gas evolved here are in the ratio of 2:1. That is why you will see that hydrogen is produced 2 times than that of the oxygen. How will you test this gas? So basically they are asking कौन सा गैस ज़्यादा अमाउंट में निकला है, which is your hydrogen, and we all know that the test for hydrogen, yes, you are guessing it correct. The test for the hydrogen is pop test. जब आप इस गैस के पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे या फिर बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाएंगे, ये गैस बर्न होगी विद अ पॉप साउंड. सो दैट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन. 2 टेस्ट देखे हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का. रिवाइज कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. हाइड्रोजन इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. प्लीज रिमेंबर दिस टिल द एग्जाम. Now the third type of decomposition reaction is your photolytic decomposition reaction. You can see here
This is our photolytic decomposition. Now यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है सिंगल रिएक्टेंट का into 2 or more products. The example here is of silver chloride. ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसे हम यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, they will give you this photo and they will ask कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस हियर, गिव द इक्वेशन, जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसका इक्वेशन दीजिए, क्या ऑब्जर्वेशन होगा. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है वो वाइट कलर का पाउडर होता है. जब आप उसे सनलाइट से एक्सपोज करते हैं तो वो ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है एंड देयर इज एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस इन दी रिएक्शन. एंड इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए. क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है एग्जाम में दैट देयर इज अ कंपाउंड एक्स, ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्स कंपाउंड you get Y and Z substances and this X is also used for the black and white photography. Identify X compound, name the type of reaction taking place here, give the equation that is taking place in the specific reaction या फिर इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें. तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. Now moving on to the next type of reaction which is our displacement reaction. So next we have is displacement reaction. Very simple, very easy. यहाँ पे क्या होता है, एक more reactive metal displace करता है less reactive metal को from its salt solution. Is it clear? Displaces a less reactive metal from its salt solution. For example, you can see here we have iron. उसको डाला हमने कॉपर सल्फेट में. हम सब ने देखा है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है. आयरन नेल वी हैव सीन. तो जब हम इस आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5-6 मिनट्स और 10 मिनट्स, यू विल सी दैट जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो स्लोली लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड जो आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर के कॉपर का डिपोजिशन होने लगता है. तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है. ये आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द कलर ऑफ द कॉपर. सो दिस कलर विल बी गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द सिल्वर आयरन नेल एंड जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर से धीरे धीरे लाइट ग्रीन कलर का होने लगेगा. सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंपल वे टू आइडेंटिफाई अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, आपको एक अकेला मेटल मिलेगा और साथ में एक कंपाउंड होगा. तो जब भी आपको ऐसा रिएक्शन दिख रहा है, एक मेटल है और एक कंपाउंड है और इनका रिएक्शन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. एक सिंगल मेटल विथ अ कंपाउंड और अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल कंपाउंड, देन दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ अभी अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, उल्टा मीन्स इफ आई टेक कॉपर एंड आई पुट इट इन फेरस सल्फेट सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा? करेक्ट, रिएक्शन नहीं होगा. क्यों रिएक्शन नहीं होगा? रीजन, आपका जो कॉपर है इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट. एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट, उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है उसको डिस्प्लेस करने का फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड नो रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस हियर. प्लीज रिमेंबर, ये आया है एग्जाम में, वो आपको उल्टा करके देते हैं. हम जल्दी में वी डोंट सी वेदर इट इज कॉपर और Fe, वी अज्यूम इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड वी राइट द रिएक्शन, वी राइट द प्रोडक्ट्स. So that is wrong. Remember, copper is less reactive than iron, so it will never displace iron from its salt solution. Some more examples are given here. You can see zinc plus copper sulfate. आपको मिलेगा zinc more reactive है copper sulfate से, copper से. So it will displace copper and you will get zinc sulfate plus copper. Then we have lead plus CuCl2. That is copper chloride. And again, lead is more reactive than copper, so it will displace copper from its salt solution and you will get PbCl2 plus copper. So ये कुछ examples हैं. तो इन सारे examples में displacement reaction हो रहा है. Then we have double displacement reaction. Double displacement reactions are sometimes known as precipitation reaction, but there is a catch. Not all double displacement reactions are प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये चीज़ याद रखिए. कुछ ही स्पेसिफिक ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं जो
प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाए जाते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। नाउ स्पेसिफिकली ये जो एग्जांपल है यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल था और एक दूसरा कंपाउंड था, ठीक है। यहाँ पे दो कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर सोडियम सल्फेट, इट्स अ कंपाउंड. Then barium chloride, it is also a compound. This is the salt of one metal, this is the salt of another metal. Both of these when they are reacting, they will undergo double displacement reaction. और यहाँ पे होता क्या है, exchange of ions will be taking place. There will be exchange of ions in the case of double displacement reaction. जैसे कि सोडियम है, ठीक है, सल्फेट है, सोडियम इज, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ आयंस कैसे एक्सचेंज करते हैं हम. सोडियम इट इज Na पॉजिटिव, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव, बेरियम 2 प्लस, क्लोराइड 1. तो अभी आप एक स्पेसिफिक आयन को इंटरचेंज करेंगे, जैसे कि सोडियम को मैंने बेरियम से, आइदर कैटायन और एनायन, या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज. तो मैं पॉजिटिव चार्जेस को इंटरचेंज कर रही हूँ. तो एज आई एम इंटरचेंजिंग, तो मुझे जो न्यू कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी बेरियम सल्फेट प्लस NaCl. फोटो में भी आप देख रहे हैं दोनों को मिक्स किया. जैसे ही आप मिक्स करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा सुंदर सा मिल्की कलर आने लग रहा है. रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एक बहुत प्यारा मिल्की कलर आएगा, एंड दैट मिल्की कलर इज बिकॉज ऑफ बेरियम सल्फेट. और जब आप इस रिएक्शन को करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को रखेंगे फॉर 5 minutes, you will see that जितना भी सॉलिड बेरियम सल्फेट है वो पाउडर के फॉर्म में रहता है, एंड इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द प्रेसिपिटेट. एंड एज इट इज सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द प्रेसिपिटेट इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. जो भी चीज़ नीचे सेटल हो रही होती है टेस्ट ट्यूब के नीचे उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. और यहाँ पे जैसे कि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ओके, so I hope this is clear. Keep this in your mind. It can come under assertion reason. Not all decomposition reactions, not all double displacement reactions are precipitation reaction. Please remember, but all precipitation reactions are double displacement reactions. Now next, very important again, oxidation and reduction. Simple way है, simple चीज़ है. Oxidation, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन. तो किसी भी चीज़ का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा. तो दोनों में से अगर कोई भी चीज़ हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन वी विल से दैट द कंपाउंड हैज़ गॉट ऑक्सीडाइज्ड. देन ऑन द अदर हैंड वी हैव रिडक्शन. रिडक्शन इज ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. उल्टा होता है. ये वाला फोटो बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कॉपर ले रहे हैं, ब्राउन कलर के कॉपर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो. जब आप उसे हीट करते हो तो धीरे धीरे जो कॉपर है वो ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं copper oxide. Same reaction, 2 copper plus oxygen, heat, you will get copper oxide which is black in color. Very important observation. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया और वो क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस. तो आपका जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है. क्या हो गया है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया है. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वो पूछते हैं which substance is an oxidized substance, which substance has got reduced or which is a reducing substance. तो सिंपल तरीका है याद करने का, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आप रिएक्टेंट्स देखो. ये जो पहला रिएक्टेंट है जिंक ऑक्साइड. अभी जो जिंक ऑक्साइड है, फर्स्ट रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन. जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, तो जब इसके पास खुद का ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन देगा.
ऑक्सीजन देना मतलब इट इज रिमूविंग ऑक्सीजन. सो एज इट इज रिमूविंग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, so we can say that zinc oxide is acting as a reduced substance. It is getting reduced to zinc. And on the other hand, जो कार्बन है, कार्बन अकेला है, इसके पास कुछ नहीं है, बट रिएक्शन के बाद इसके बाद एक ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, विच मीन्स दैट जो आपका कार्बन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है. तो सिंपल याद रखो, जिस भी रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन है वो रिड्यूस्ड होगा, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है रिएक्शन होने के बाद वो ऑक्सीडाइज्ड होगा. बहुत बच्चे प्रोडक्ट्स लिखते हैं क्वेश्चन में, प्रोडक्ट्स नहीं लिखने हैं, आपको रिएक्टेंट में ही आंसर मिलेगा. प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, मेनी whenever I am correcting CBSE बोर्ड पेपर्स आई सी दिस, बच्चे प्रोडक्ट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट में आंसर नहीं है, आंसर रिएक्टेंट में है. सिमिलरली आप ये जो सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार. अब यहाँ पे भी देखो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो. MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन है, डेफिनेटली रिएक्शन जब होगा तो ये अपना ऑक्सीजन HCl को देगा, राइट. तो जब ये HCl को देगा तो इसका ऑक्सीजन निकल रहा है, और जब ऑक्सीजन निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, दैट द सब्सटेंस इज गेटिंग reduced. So MnO2 will be getting reduced in the reaction. On the other hand, HCl रिएक्ट करने के लिए, MnO2 से रिएक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन लेगा. सो व्हेन इट इज टेकिंग ऑक्सीजन इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो यहाँ पे आपका रिड्यूस सब्सटेंस है MnO2 और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है HCl. अभी कभी कभी क्वेश्चन में एजेंट्स पूछे जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, एजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हेल्प करती है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रही है. रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज हेल्पिंग इन रिडक्शन ऑफ अ कंपाउंड. सो ऑलवेज रिमेंबर द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जैसे HCl वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो कब होगा ऑक्सीडाइज, जब वो अपना हाइड्रोजन देगा तभी वो ऑक्सीडाइज होगा. तो वो जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. उल्टा करना है, कुछ दिमाग मत लगाओ. आपने समझ लिया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस, उसका उल्टा कर दो, यू विल गेट रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जैसे MnO2, तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा HCl को ऑक्सीडाइज होने में. तो एज इट इज हेल्पिंग HCl इन गेटिंग ऑक्सीडाइज, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइज्ड और सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जस्ट रिमेंबर दिस, ओके. सो एग्जाम में ये जो सेकेंड वाला है MnO2 प्लस HCl आ सकता है, बैलेंस करने के लिए भी आता है. तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, 5 बार लिख लीजिए. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट राइटिंग. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू राइट केमिस्ट्री, बेटर यू विल बी बिकमिंग इन केमिस्ट्री. देन लास्ट वेरी सिंपल टॉपिक, रैंसिडिटी. चिप्स खाते हो, ज़्यादा देर तक बाहर रखा तो चिप्स से गंदा टेस्ट आने लगता है, स्पॉइल टेस्ट आने लगता है, वो होता है रैंसिडिटी. रैंसिडिटी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स. जो ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है, हम चिप्स को तलते हैं तेल में, तो वो तेल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी वजह से इट बिकम्स रैंसिड. कैसे प्रिवेंट करेंगे रैंसिडिटी, यू कैन सी हियर. फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. नहीं याद हो पाएगा, छोड़ दो. सिंपल तरीका है, जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं जो फ्लश्ड होते हैं, दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, तो हम नाइट्रोजन गैस डालेंगे उसके अंदर, या फिर हम एयरटाइट कंटेनर्स में उनको रखेंगे. यू विल स्टोर देम इन एयरटाइट कंटेनर्स, या फिर वैक्यूम पैकिंग करोगे आप उसकी, ओके. और आप उसको रेफ्रिजरेट करोगे, फ्रिज में रखोगे. जब आप फ्रिज में किसी भी चीज़ को रखते हो तो फ्रिज में ऐसा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे एयर नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे देयर इज प्रिवेंशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. तो आपका जो फूड है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छा रहता है, सही रहता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रैंसिडिटी. रैंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils. Prevention is by refrigeration of food stuff, by flushing nitrogen, okay, then by storing it in airtight or vacuum container. So this was all about your first chapter. Let's move on to the next chapter, that is acid, bases and salt.
सो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं. सो यू कैन सी हियर एसिड्स का एग्जांपल जैसे आप देखेंगे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, देन HNO3 हो गया. तो इन सब में जो कॉमन चीज़ है दैट इज़ हाइड्रोजन. सब में आपको क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा. दैट इज़ दी वे टू आइडेंटिफाई एन एसिड. HCl, H2SO4, HNO3. तो ये जब भी डिसोसिएट करते हैं आपके जो एसिड्स हैं वो हमेशा H+ आयंस देते हैं. ऑन दी अदर हैंड जितने भी आपके बेसिस होते हैं, बेसिस जैसे कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और जैसे कि आप ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है OH. सबके साथ OH अटैच है, दैट इज़ योर हाइड्रोक्साइड आयन. तो जब भी ये डिसोसिएट होते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, एंड दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड बेस. देन देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो विच यू ऑलरेडी नो. एसिड्स खट्टे होते हैं, दे आर सावर इन टेस्ट. Bases, B for base, B for bitter, they are bitter in taste. नेचुरल एसिड्स होते हैं हमारे पास टार्टरिक एसिड जो टमाटर में होता है, सिट्रिक एसिड जो आपका नींबू और ऑरेंजेस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड इट इज सॉरी बहुत सारे हमारे पास नेचुरल एसिड्स होते हैं. बहुत सारे हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरल एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टमाटर विच प्रोड्यूसेस ऑक्सैलिक एसिड, लेमन विच प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड. देन हमारे पास है उसके बाद इमली हैज़ टार्टरिक एसिड. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल एसिड्स. ये HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे आपके जो एसिड्स हैं ये केमिकली मेड है, लैब्स में बनते हैं. सिमिलरली हमारे पास कुछ नेचुरल बेसिस होते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ नथिंग बट योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस. Another thing that you have to remember about acid and bases is the litmus test they show. Acid, the simple way to remember what type of litmus test does acid shows and base shows is acid ends with D and जो red color है it also ends with D, which means that acid में आप कुछ भी डालोगे, कोई भी लिटमस डालोगे तो क्या कलर दिखाना चाहिए उसको? रेड कलर दिखाना चाहिए. तो डेफिनेटली अगर मैंने रेड लिटमस डाला तो रेड कलर विच मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ है. और जब मैंने एसिड में ब्लू लिटमस डाला तो ब्लू लिटमस भी कौन सा कलर दिखाएगा? रेड कलर दिखाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर एसिड changes blue litmus into red color. On the other hand base जो होता है वो क्या करता है? वो हमेशा ब्लू कलर दिखाएगा. B for bases, B for blue. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेस एंड ब्लू. सो B for base, B for blue. तो बेस में आप कोई भी इंडिकेटर डालो कलर ब्लू आएगा. बेस में अगर आपने ब्लू लिटमस डाला तो कलर ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. बट अगर आपने बेस में रेड इंडिकेटर डाला तो वो जो रेड इंडिकेटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, एंड यू विल ऑलवेज गेट ब्लू कलर इन द केस ऑफ बेसिस. इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए. एज एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? रेड कलर में. जैसा मैंने आपको बताया था एसिड डी एंड रेड दोनों डी से एंड होते हैं, तो एसिड्स हमेशा रेड कलर दिखाएगा. देन वी हैव बेसिस स्टार्ट्स विद बी एंड ब्लू कलर जो है इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद बी. तो जब आप बेस में डालेंगे रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस डालेंगे तो बेस में आपको कलर दिखेगा ब्लू कलर. ओके, देन वी हैव मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज अगर आप एसिड में डालते हैं तो आपको रेड कलर दिखता है, और अगर आप बेस में डालते हैं तो आपको येलो कलर दिखता है. ये पिंक कलर यहाँ पे दिख रहा है आपको, पिंक नहीं है, रेड कलर है. देन वी हैव फिनोप्थिलीन, कलरलेस होता है. फिनोप्थिलीन को एसिड में डालते हैं कोई चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कलरलेस. बट व्हेन फिनोप्थिलीन इज एडेड इन बेस इट विल शो पिंक कलर. कौन सा कलर दिखाएगा वो? पिंक कलर दिखाएगा. इज इट क्लियर? एंड सेम इज विद द रेड लिटमस. रेड लिटमस ऑब्वियसली अभी आपको बताया वो एसिड में चेंज दिखाएगा, तो यहाँ आपको दिख रहा है, और बेस में it will not show any change. Now there are some, ये तो विजुअल इंडिकेटर्स की बात हो गई जिन्हें आप देख सकते हैं. कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें आप सूंघ सकते हैं, और सूंघ के पता कर सकते हैं वेदर
द सब्सटेंस इज एसिड और सब्सटेंस इज अ बेस। उन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। वहाँ पे हमारे ऑल फैक्ट्री दैट इज जो स्मेलिंग के सेंसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज वाई दीज इंडिकेटर्स आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एंड एग्जाम्पल है अनियन जूस, क्लव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। बस याद रखो बेस में इनको डालेंगे, इनका जो स्मेल है वो डिसअपेयर हो जाएगा। अनियन का स्मेल सबको पता ही है, कितना पंजेंट स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। जैसे ही आप किसी बेस में डालोगे स्मेल गायब। एसिड में डालोगे कुछ नहीं होगा, उसका स्मेल एज इट इज रहेगा। क्लोव ऑयल, लौंग खाते हैं, लौंग का स्मेल आपने देखा हुआ है। तो लौंग के ऑयल को अगर हम बेस में डालेंगे स्मेल चला जाएगा, एसिड में डालेंगे कुछ नहीं होगा। सेम इफेक्ट है वेनिला का भी। एसिड में वॉइस विल, जो स्मेल है इट विल रिमेन सेम, बट जब मैं उसे बेस में डालूंगी तो जो स्मेल है वो डिसअपेयर हो जाएगी कम्प्लीटली। वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल, यू कैन एक्सपेक्ट 1 marker questions here and there from this topic. Then next we have chemical reactions. तो जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो इसे पढ़ लें, जो नहीं पढ़ सकते हैं आप इसे सेफली स्किप कर सकते हैं। यू कैन मूव ऑन टू दी अदर टॉपिक्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। ओके, सो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो आप पढ़ेंगे दैट इज रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल। यू कैन सी हियर एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको हमेशा सॉल्ट मिलता है। यहाँ सारे केस में यू विल गेट अ सॉल्ट एंड देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करेंगे हम बाय पॉप साउंड टेस्ट। जब आप एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब जहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। दैट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। देन द नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन इज मेटल कार्बोनेट। यहाँ पे देखो कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी आप इसका रिएक्शन करवाते हो, इसको या फिर हीट करो या फिर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, कुछ भी रिएक्शन करोगे, इस कार्बोनेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इवॉल्व होता है। तो रिएक्शन में भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा और जो बच गया वो सॉल्ट, यू विल गेट अ सॉल्ट। यू कैन सी हियर Na2CO3 प्लस HCl। सबसे पहले क्या करोगे जब भी ऐसा रिएक्शन करवाते हो Na2CO3 प्लस HCl, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, अभी मैंने आपको बताया, प्लस पानी निकाल दो। बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, H निकल गया, बचा क्या सोडियम और क्लोरीन। तो इन दोनों को मिक्स कर दो और आपको मिलेगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज हाउ यू डू द रिएक्शन। सबसे पहले जो ऑब्वियस चीज है उसको निकाल दो। ऊपर में भी देखो ऑब्वियस चीज क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या जिंक और सोडियम ऑक्साइड। तो जिंक और सोडियम ऑक्साइड से जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए आई गई है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे NaOH है और यहाँ पे एक बेस है, इट इज नथिंग बट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे, यू विल गेट सॉल्ट एंड यू विल गेट वाटर। तो वाटर निकाल दीजिए, जो बच गया वो सॉल्ट है। जैसे OH और H, आपको मैंने बताया है बेस हमेशा OH रिलीज करता है, एसिड हमेशा H रिलीज करता है, तो H और OH मिलकर बनाएंगे वाटर। बचा क्या, Na एंड Cl, तो उन्होंने मिलकर बना दिया सॉल्ट NaCl। देन मेटल ऑक्साइड, एसिड। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, एग्जाम में आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एनी मेटल ऑक्साइड, दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। वी डू हैव सम एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शंस होते हैं वो 2 मेटल ऑक्साइड्स के होते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं और जो जिंक ऑक्साइड होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, अदरवाइज बाकी सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। देन वी हैव नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। प्लीज रिमेंबर एग्जाम में आ सकता है कि सल्फर का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द गैस। ये क्वेश्चन आया हुआ है फॉर 4 मार्क इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में। तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस का रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज pH, वैल्यूज ऑफ pH। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि pH होता क्या है। pH इज नथिंग बट द कंसेंट्रेशन ऑफ
H plus ions produced in the solution. कितना अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहा है उससे आपको pH का वैल्यू मिलता है. ऑलवेज रिमेंबर. एंड जो pH है इट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, वेदर द कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक और इट विल बी लेस एसिडिक, मोर बेसिक और लेस बेसिक. ये आपको pH से मिलता है. ठीक है. जितना ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज होगा उतना कम pH वैल्यू होगा. मोर, लेट मी राइट विथ द अदर कलर पेन, more the pH, lesser will be the, sorry, now the next important topic is now the next important topic is pH value of acid and base. यहाँ से 5 mark question आ सकता है जो बहुत easy होगा but still it can come in the examination. So pH value का मतलब होता है strength of acid. It tells you about potence of hydrogen ion. कितने हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं और उसके बेसिस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक बेस और अ वीक एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट यू कैन आइडेंटिफाई. बस ये चीज़ याद रखो, मोर H प्लस आयंस लेस विल बी दी pH. बस इतना याद रखो, लेस H प्लस आयंस रिलीज्ड मोर विल बी दी pH. ये आपको फोटो में भी देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उतना कम pH. ठीक है. और जितना कम कंसंट्रेशन H प्लस आयंस का है उतना ज़्यादा pH वैल्यू होगा. तो यहाँ से जो आपको pH निकल के आता है वो pH है, इन द केस ऑफ एसिड्स द pH वैल्यू विल ऑलवेज बी लेसर देन 7, हमेशा 7 से कम होगा. एंड बेस का जो pH वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी मोर देन 7. 7 इज द स्टैंडर्ड. और जो 7 होता है जिसका भी pH वैल्यू 7 है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल. ठीक है. pH वैल्यू 7 मीन्स न्यूट्रल. अभी इस pH को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड दैट स्केल इज नोन एज pH स्केल, जिससे आप कंपेयर करते हो pH को. ठीक है. तो उस स्केल को हम बोलते हैं pH स्केल. एज यू कैन सी हियर, अगर pH लेस देन 7 है तो कलर जो है वो रेडिश की तरफ जाता जाएगा. इफ इट इज एक्सट्रीमली रेड देन इट मीन्स दैट pH इज वेरी वेरी लेस, नियर अबाउट 0 और 1. आप स्केल में देख सकते हैं यहाँ पे. जैसे कि हमारा है गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस का pH है 1.2 एंड द कलर इज क्रिम्सन रेड कलर है. देन लेमन जूस का pH इज अबाउट 2.2, कलर थोड़ा सा रेडिश येलोइश कलर का है. देन वी हैव प्योर वाटर या फिर ब्लड विच इज 7.4, कंपैरेटिवली न्यूट्रल है. तो आप कलर देख सकते हैं ग्रीनिश कलर का है. ठीक है. और जैसे जैसे हम बेस की तरफ जाते हैं कलर मोर ब्लूइश होता रहता है. तो एज यू कैन सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज नथिंग बट योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका कलर है, उसका pH है 10 एंड कलर इज लाइट ब्लू एंड ग्रीनिश का मिक्सचर है. Then sodium hydroxide, it is the most basic substance, pH is 14 and the color is extremely dark blue, royal blue color है उसका. तो ये आप याद रखो, pH वैल्यू बहुत बार एग्जाम्स में आता है. फॉर एग्जाम्पल what they can do is they can give you, they can tell in this manner or they can ask in this manner that there are 5 substances or 5 solutions, solution A, B, C and D. A का pH है 1, B का है pH 14, C का है pH 7 एंड D का है pH 5. नाउ इनको अरेंज करने को बोल देंगे आपको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और दे विल टेल यू टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और दे कैन डायरेक्टली आस्क विच वन इज मोस्ट एसिडिक. सो मोस्ट एसिडिक विल बी दी वन विच इज हैविंग pH 1, that is A.
which is most basic. So most basic will be this. Which one is neutral? So pH7 is neutral. इसको अगर अरेंज करने को बोला इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा. तो सबसे बड़ा होगा pH14, देन हमारे पास होगा pH7, देन वी हैव pH5, देन वी हैव pH1. तो ऑब्जेक्ट होगा B, then we have C, then we have D, and then we have A. This is how you arrange it. Then sometimes इसी में वो पूछ सकते हैं कि इनमें pH दिया हुआ है and then they will ask which substance will be having maximum H plus ions. तो सबसे ज़्यादा H plus ions किसके पास होंगे? Definitely जो सबसे ज़्यादा एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा H plus ions रिलीज करेगा, which is your pH1. Which one will be having least H plus ions? The one which is most basic in nature, that is pH14. It will be having least H plus ions, right? Which one will be having equal H plus and OH negative ion? That is the neutral substance. इसमें जो H plus ions हैं, they will be equal to OH negative ions. So remember, it can be asked in this manner. They can also ask among substance A and D, which one will be having maximum H plus ions? So definitely which is most acidic between A and D. A का pH 1 है, D का pH 5 है, तो it means आपका जो A है it is more acidic. More acidic means it will be having more H plus ions, and pH 5 will be having lesser H plus ions. Is it clear? Please remember this, it is very important. Then we have pH in everyday life. यहाँ से भी you can expect give reasoning types of questions. तो जैसे कि आप देखते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी का जो pH रेंज होता है it is from 7 to 7.5, which is neutral pH range. But जो एसिडिटी होती है इट कैन बी लीथल फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स. तभी जब हमारे पेट में जो HCl होता है उसका HCl जो होता है वो क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है, तो pH डिक्रीज हो जाता है. उसको कूल डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटासिड्स खाते हैं. व्हाट वी डू इज वी टेक एंटासिड्स और इनो विच आर बेसिक इन नेचर. तो ज़्यादा एसिड होगा तो उसको कम करने के लिए आप बेस खाओगे सो दैट इट हेल्प्स इन neutralizing the effect of the acid, and there the reaction taking place will be your neutralization reaction. Then हमारा जो digestive system है सेम चीज़ मैंने आपको बताई. Then हमारा जो टूथ है, टूथ डीके के लिए भी pH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जनरली अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, एंड इफ़ यू आर नॉट ब्रशिंग योर टीथ एट नाइट, देन जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके टीथ को डिग्रेड कर सकते हैं. एंड वाइल दे आर डिग्रेडिंग योर टीथ, they secrete some certain enzymes, certain chemicals, and ये जो chemicals हैं ये आपके माउथ के pH को डिक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर द माउथ ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल शुड हैव नियर अबाउट 5.5 pH. ओके, तो इसीलिए हम जो ब्रश करते हैं अपने दांत को, जिस भी पेस्ट से आप ब्रश करते हो, इंश्योर करना चाहिए कि उसमें नमक है, सॉल्ट है, बिकॉज सॉल्ट्स आर बेसिक इन नेचर. तो वो आपके माउथ के एसिडिटी को डिक्रीज करने में हेल्प करता है. देन कुछ हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी pH को यूज़ करते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं, बी, ठीक है, सर्टन एनिमल्स लाइक बी, एंड देयर आर प्लांट्स लाइक नेटल, दे सेक्रीट हाईली एसिडिक सब्सटेंसेस. आपने देखा होगा अगर आपको किसी बी ने काट लिया है, राइट, अब उस बी ने अगर आपको काटा है तो आपकी मदर्स क्या करती है, वहाँ पे टूथपेस्ट लगाती हैं या तो वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाती है. टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा दोनों बेस होते हैं, उनमें बेस होता है, तो उसके एसिड को कम करने के लिए, उसके एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेस लगाते हैं. अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सेम ये जो आपका नेटल लीव्स होते हैं, दीज नेटल लीव्स आर हाईली एसिडिक इन नेचर, दे हैव लॉट्स ऑफ मेथनोइक एसिड. ठीक है, और इन्हीं के साथ में एक दूसरे टाइप के लीव्स ग्रो करते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर होते हैं. तो अगर गलती से आपका पैर इनके पास लगा तो आप साइड से वो दूसरी लीफ तोड़ के अपने बॉडी पे लगा सकते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एसिडिक नेचर ऑफ दैट स्पेसिफिक लीफ.
सो वो जो लीव्स साइड में ग्रो करती है उन्हें हम बोलते हैं डॉक लीव्स. नाउ very 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 important, do not skip this topic. It is the topic of different types of salts. यहाँ से definitely question आएगा और direct question नहीं आएगा. Question will be asked in competency manner. वो आपको uses बोलेंगे and uses से they will tell you or they will ask you to find out, identify which type of salt it is, name of the salt. They will ask you to write the chemical name, chemical formula and everything related to it. Okay. So as you can see, हमारे पास जो सबसे पहला salt है that is bleaching powder. Bleaching powder is used for disinfecting water. It is also used as an oxidizing agent. एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है that there is a salt X or there is a compound X that is used as an very good oxidizing agent. तो डेफिनेटली अगर उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर. द मोमेंट यू हियर और यू रीड द वर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लो ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है. ठीक है. केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2. अब इसे बनाते कैसे हैं? वेरी सिंपल. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालो क्लोरीन और जब आप इसे क्लोरीन में डालोगे तो आपको मिलेगा CaOCl2 प्लस water. Simple reaction है. Take calcium hydroxide, put chlorine in the calcium hydroxide. Then next we have is baking soda. Chemical name is sodium hydrogen carbonate भी बोलते हैं. Formula है sodium मतलब Na, hydrogen मतलब H और carbonate मतलब CO3. Sodium hydrogen carbonate. Baking soda है. Baking soda को use करते हैं केक बनाने के लिए. सबको पता है उसको सोडा फायर एक्सटिंग्विशन में यूज किया जाता है एंड यू ऑल्सो टेक इट एज एन एंटासिड. उसको हम एंटासिड की तरह भी यूज करते हैं. तो ये कुछ यूजेस हैं उसके. और इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर. अभी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है. नाउ बेकिंग पाउडर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ बेकिंग सोडा बट अपार्ट फ्रॉम बेकिंग सोडा उसमें हम एक एडिबल एसिड भी डालते हैं जैसे टार्टरिक एसिड या कोई भी खाने वाला एसिड उसमें ऐड किया जाता है. ठीक है. सो दैट इज ओनली द डिफरेंस. बेकिंग पाउडर मैं यहाँ लिख देती हूँ. बेकिंग पाउडर is equal to BS that is baking soda plus acid, edible acid, खाने वाला acid. ठीक है. That is the difference between baking soda and baking acid. अभी बनता कैसे है baking soda? तो you can see here हम क्या करते हैं baking soda बनाने के लिए we take NaCl, उसमें पानी डालते हैं, उसमें डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें डालते हैं अमोनिया. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ब्राइन सोल्यूशन ले लो दैट इज NaCl प्लस वाटर, उसमें डालो कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें डालो अमोनिया. अब जब आपने ये सब डाला तो आपको मिलेगा NH4Cl विच इज योर अमोनियम क्लोराइड एंड देन यू विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. जो लोग प्रिपरेशन याद कर सकते हैं आप याद कर लो, नहीं याद कर सकते हो आप केमिकल नेम फॉर्मूला और यूजेस याद कर लो बिकॉज प्रिपरेशन मैक्सिमम 1 मार्क का आएगा. तो यू कैन स्किप दैट बट यू कैन do other things and you can at least get 1 marks or 1.5 marks in the rest part of the question if you're not able to remember preparation. Now next we have is washing soda. नाम से ही पता चल रहा है धोने में काम आता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ अ वाटर. एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है आया हुआ है दैट देयर इज अ कंपाउंड X that helps in removing or that helps to soften the water or it helps in removing the hardness of the water. तो कहीं पे भी अगर ये आ रहा है उसका मतलब है कि they are asking about washing soda. Is it clear? So आपका जो washing soda है इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O. अब ये बनता कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है. आप सोडियम कार्बोनेट लो और उसमें डालो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. जब आप उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालोगे आपको मिलेगा Na2CO3.10H2. इज इट क्लियर? देन लास्ट सॉल्ट जो है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसको हम यूज़ करते हैं टॉयज़ बनाने के लिए. किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको प्लास्टरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, सरफेसेस को स्मूदन करने के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज़ आर प्लास्टर ऑफ पेरिस. फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी का मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O.
इज इट क्लियर? अब ये बनता कैसे है? इसको हम बनाते हैं बाय हीटिंग जिप्सम. वी हैव अ कंपाउंड कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम भी बोलते हैं. तो इस कंपाउंड को जब आप हीट करते हो, ठीक है, व्हेन यू हीट इट एट 373 केल्विन, आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी रिलीज इन दी रिएक्शन. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 373 केल्विन, तो वो आप याद रखेंगे. नाउ यू कैन सी देयर इज वन क्वेश्चन. वाइट केमिकल कंपाउंड बिकम्स हार्ड ऑन मिक्सिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है? दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP. पानी डालोगे, थोड़ी देर रखोगे, वो हार्ड हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेंटेन जॉइंट्स इन दी फिक्स्ड पोजीशन. वही मैंने आपको बताया, फ्रैक्चर में यूज होता है. नेम द केमिकल कंपाउंड. सिंपल है, फर्स्ट से नहीं समझ में आया तो सेकंड से समझ में आ गया. नेम ऑफ द कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट half H2O hemihydrate. Write the chemical equation. Chemical equation बहुत ही simple है, to show what happens when the water is added to this compound. Okay, so let's see. CaSO4 dot half H2O प्लस क्या डालेंगे? पानी डालेंगे इसमें. ठीक है, कितना? 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालते हैं और हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट डेका हाइड्रेट, which is nothing but your gypsum. You will get gypsum here in this reaction. Okay, then important है, एग्जाम में ये एक्टिविटी आई हुई है. फोटो डाल देते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट ऑब्जर्वेशंस यू विल सी, व्हाट इज बीइंग रिमूव्ड इन द रिएक्शन. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आपने देखा इससे पहले मेरे पास 2 सॉल्ट्स थे. प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें डॉट हाफ H2O है, जिप्सम उसमें डॉट 2 H2O है, देन वॉशिंग सोडा उसमें डॉट 10 H2O है. तो ये जो H2O है दैट इज नथिंग बट वाटर्स अटैच टू द सॉल्ट. सॉल्ट इज Na2CO3, बट इसमें 10 मॉलिक्यूल्स के वाटर अटैच्ड हैं. सॉल्ट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, तो इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच है. देन वी हैव कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5 H2O. तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द only because of the 5 molecules of water that is present in the copper sulfate solution. That is why जो copper sulfate हम देखते हैं blue color का, it is because of copper sulfate pentahydrate. तो जैसे ही मैं इस copper sulfate को जो blue color का है उसको मैं हीट करती हूँ, तो क्या होता है, जितना भी पानी है वो निकल जाएगा और जो मुझे बचेगा, जो मुझे मिलेगा, दैट विल बी अ कॉपर सल्फेट का सॉलिड सब्सटेंस होगा विच विल बी white in color and there will be removal of 5 molecules of water. So left out substance will be copper sulfate and ये जो copper sulfate होगा ये सफ़ेद रंग का होगा और टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर्स में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. तो जब भी आपको टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. सेम चीज़ इस रिएक्शन में हो रही है. ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्लू कलर कॉपर सल्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. रीजन क्या है? रिमूवल ऑफ डॉट 5 H2O, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. एक और जो प्रोसेस है, एक रिएक्शन है इसमें, दैट इज क्लोर एल्कली रिएक्शन. अभी क्लोर एल्कली रिएक्शन बहुत सिंपल है. नमक का पानी लो और उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर दो. तो यू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज वी हैव टेकन NaCl प्लस वाटर. नमक लिया, पानी में मिक्स कर दिया, यू गॉट NaCl. इसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन. और इस ब्राइन सोल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको मिलता है NaOH विच इज योर कॉस्टिक सोडा, sodium hydroxide, then you will get H2 and then you will get Cl. Is it clear? आपको जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन will be produced at cathode, very very important, please remember, and chlorine will be produced at anode. Anode positively charged, आपको मैंने निमोनिक बताया है panic. P for positive, A for anode. Anodes are positively charged,
तो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस होंगे वो जाएंगे. क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, तो एनोड पे क्लोरीन रिलीज होगा. और N फॉर नेगेटिव एंड C फॉर कैथोड. कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो हाइड्रोजन है वो इन कंपैरिजन टू क्लोरीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो आपका कैथोड के टाइप की जगह पे रिलीज होगा. तो अब यहाँ पे जो NaOH है हम इसे यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. अभी हम पढ़ेंगे सपोनिफिकेशन प्रोसेस में, तो वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है. पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है. देन आपका जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग फ्यूल बनाने में यूज़ होगा ये हाइड्रोजन. देन ये जो हाइड्रोजन है ये अमोनिया बनाने में यूज़ होगा, इन मेकिंग अमोनिया. ठीक है. देन ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन आप यूज़ करोगे इसे डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए. देन स्विमिंग पूल को क्लींस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है ये भी पूरा हो गया है. सो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है आप इसे बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा.